कोई दिशा नहीं पर समझ की सुंदर काया है। Born to be remembered, born to be remembered, born to be remembered, born to be remembered। नमस्कार साथियों, मुझे तो आप अच्छी तरह से पहचानते ही हैं। मैं हूं आपकी दोस्त बबीता। पर क्या आप उस महिला खिलाड़ी को भी जानते हैं जिन्होंने लंदन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने के साथ साथ हाई जंप में 1.92 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड भी अपने नाम किया हुआ है। वैसे आज खेलों के क्षेत्र में भारत अपनी पहचान तेजी से बढ़ा रहा है। ओलंपिक में भी एक के बाद एक पदकों की संख्या बढ़ती नजर आ रही है। और अब हम जिस खिलाड़ी की बात आपसे करने जा रहे हैं वो भी हाई जंप एथलीट प्रतिस्पर्धा का एक बेहद ही जाना पहचाना नाम है। साथियों, आज है जन्मदिन 1982 को कर्नाटक के कोटेकर गांव में जन्मी शहाना कुमारी का। इन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा सोमेश्वर स्थित आनंदाश्रम हाई स्कूल से पूरी की थी। शहाना ने स्कूल के दिनों से ही खेलों में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया था। खासतौर पर कबड्डी, खो खो और हाई जंप जैसे खेल उनकी पहली पसंद हुआ करते थे। शहाना खुद भी इस बात को स्वीकार करती हैं कि खेलों की दुनिया में उनका आना कहीं न कहीं स्कूल के दिनों की ही देन है, क्योंकि वही वो जगह थी जिसने इन्हें स्पोर्ट्स के लिए प्रेरित किया। वर्ष 2002 में शहाना ने अपना स्नातक बेंगलोर के श्री गोकर्णनाथेश्वर कॉलेज से पूरा किया, लेकिन खेल का माहौल उन्हें घर से ही मिलने लगा था। उनकी बड़ी बहन हार्शिनी भी एक पूर्व एथलीट रही हैं, जबकि इनके बड़े भाई वॉलीबॉल के खिलाड़ी हैं। शहाना ने इन दोनों से अलग हाई जंप को अपने भविष्य के रूप में चुना और शुरुआती प्रशिक्षण अपने पिता से लिया। शहाना के पिता उस समय भारतीय वायुसेना में कार्यरत थे। कहा जाता है कि किसी भी इंसान की सफलता के पीछे कहीं न कहीं उनके माता पिता का हाथ जरूर होता है। ऐसा ही कुछ शहाना के साथ भी हुआ था। उनकी माँ यशोदा शहाना और उनके पिता दोनों को अभ्यास के लिए हर रोज सुबह 4:30 बजे जगा दिया करती थी, ताकि प्रशिक्षण में कमी न रह जाए। शहाना लंदन ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली आखिरी इंडियन एथलीट थी। इन्होंने ये जीत जून 2012 में हैदराबाद में हुए 52वें राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 20 स्टैंडर्ड ओलंपिक बर्थ हासिल करके पाई थी। वैसे साथियों, यही वो मैच भी था जिसमें शहाना ने 8 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़कर एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाया था। इस दौरान इन्होंने हाई जंप में कैरोलिन बॉबी एलुसियस के 1.91 मीटर के रिकॉर्ड को तोड़कर 1.92 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था, जो अभी भी इनके नाम है। इस दौरान शहाना के प्रदर्शन को देखकर एक विदेशी कोच ने उन्हें प्रशिक्षण देने के लिए भी ऑफर दिया, लेकिन शहाना ने इस बात को स्वीकार किया है कि वो उस कोच को इसलिए अफोर्ड नहीं कर सकती थी क्योंकि वो एक सरकारी कर्मचारी थी और उनकी मासिक आय 25,000 रुपए थी। ऐसे में 5 लाख का बर्डन उनके बस की बात नहीं थी। शहाना चाहती थी कि यूक्रेनियन कोच निखिल इवगिनी उन्हें ट्रेन करें, और जब उन्होंने ये बात नेशनल ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के समक्ष रखी, तब उन्होंने शहाना के लिए सिर्फ 5 एथलेटिक कोचेस को ही सैंक्शन किया। आखिरकार उन्होंने ये फैसला स्वीकार किया। किसी तरह प्रशिक्षण तो उन्होंने पूरा कर लिया और वो घड़ी भी आ गई जब उन्हें लंदन ओलंपिक में भाग लेने के लिए लंदन जाना था। लेकिन अब उनके सामने फिर से एक नई समस्या आ खड़ी हुई।
समस्या ये थी कि वो अपने कोच को लंदन ले जाने का खर्च उठा नहीं सकती थी। ऐसे में उनकी मदद की एक और प्रयास नामक गैर सरकारी संगठन ने। उस संस्था ने ही शहाना के कोच को लंदन ले जाने का खर्चा उठाया ताकि किसी भी तरह देश की प्रतिभा विदेशों में अपनी चमक बिखेर सके। आज हमारी पूरी टीम शहाना कुमारी के जज्बे को सलाम करती है और साथ ही उन्हें देती है जन्मदिन की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन अमेरिका की एक ऐसी संस्था है जिससे जुड़ने के लिए खिलाड़ियों को सामान्य से ज्यादा प्रदर्शन करना ही पड़ता है। और अगर बात NBA के इतिहास की करें तो कुछ नाम आज भी इसमें ऐसे हैं जिनके आगे पीछे टिकने के लिए बेइंतहा जुनून और ताकत की जरूरत होती है। आज ही के दिन यानी 6 मार्च 1972 को न्यू जर्सी में जन्मे शकील ओनील एक ऐसे ही खिलाड़ी हैं जिन्हें उनके रिटायरमेंट के बाद भी NBA के मोस्ट डोमिनेटिंग प्लेयर के रूप में पहचाना जाता है। वैसे शकील के फैंस इन्हें शैक के नाम से ही पुकारते हैं। शैक ने अपनी टीम को कई बार NBA चैंपियनशिप जिताने के साथ साथ ओलंपिक में स्वर्ण पदक दिलाने में भी मदद की है। सन 2011 में रिटायरमेंट लेने के बाद शैक को चार्ल्स बर्कले और एमी जॉनसन की तरह ही NBA का एनालिस्ट चुना गया। अक्सर ऐसा होता है कि कोई भी इंसान किसी एक ही चीज में परफेक्ट होता है, जबकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में भी अपने आप को उसी मजबूती के साथ खड़ा रखते हैं। 7 फीट लंबे और 315 पाउंड वजन वाले शैक अपने कॉलेज के दिनों यानी 1991 में कॉलेज प्लेयर ऑफ द ईयर से नवाजे गए। 1992 में इन्होंने कॉलेज को बीच में ही छोड़ दिया ताकि जूनियर ईयर खेलों के बाद अब वो अपना करियर NBA के साथ आगे बढ़ा सके। You know him simply as Shaq. From the Orlando Magic, Shaquille O'Neal. You take the foul on Shaq right away. And they do. Well, he hits 1 of 2, and the game is tied at 136. बतौर प्रोफेशनल बास्केटबॉल प्लेयर शैक ऑरलैंडो मैजिक के साथ टॉप 10 में पहुंच गए। इस दौरान शैक ने अपने खेल को पहले से भी ज्यादा सुधारा और NBA के इतिहास के पहले ऐसे प्लेयर बने जिसे लीग के पहले ही हफ्ते में प्लेयर ऑफ द वीक से नवाजा गया हो। 1996 में शैक ने एक और इतिहास रचा। दरअसल इस वक्त इन्होंने 7 सालों के लिए $120 मिलियन के साथ NBA हिस्ट्री का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। यही वो साल भी था जब इन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स की ड्रीम टीम को अटलांटा ओलंपिक में स्वर्ण पदक दिलाने में मदद की थी, जबकि इस दशक के अंत तक शैक को 3 बार ऑल NBA थर्ड टीम में और 2 बार ऑल NBA की सेकंड टीम में सदस्यता प्रदान की गई है। 1998 में जब लीग की पहली टीम का चुनाव किया गया तो शैक का शामिल होना तो इसमें बनता ही था, पर पहली ही टीम के साथ 2001 से लेकर 2006 तक 7 बार फिर से जुड़ना वाकई काबिले तारीफ था। और शायद यही वजह है कि शैक को NBA हिस्ट्री का बेशकीमती खिलाड़ी माना जाता है। सन 2009 में इन्होंने एक व्यापारिक डील के तहत क्लीवलैंड कैवलियर्स के साथ जुड़कर मिडवेस्ट की यात्रा की। इस डील की कीमत करीब $5 लाख थी। सन 2009 और 10 के दौरान शैक ने केव्स को नंबर 1 तक पहुंचाने में मदद की। When you drive to the front, you got to maintain body contact. He feels, he grabs, but he doesn't move back enough, and he gets dunked on. How embarrassing is that? और पता है साथियों, यही वो सीजन भी था जब शैक स्पोर्ट्स हिस्ट्री के अधिक उम्र वाले NBA प्लेयर भी बन गए थे, जिसका मतलब ये था कि वो अपने खेल की वजह से काफी लंबे समय तक खेल जगत यानी NBA से जुड़े रहे। इस तरह केव्स के साथ मात्र 1 सीजन खेलने के बाद अगस्त 2010 से शैक एक फ्री एजेंट के तौर पर खेलने लगे।
और फिर सन 2011 में इन्होंने ट्विटर के जरिए NBA से अपने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी, जिसके बाद इन्हें NBA एनालिस्ट के तौर पर टर्नर नेटवर्क टेलीविजन से जुड़ने का मौका मिला। उनके इस नए रोल ने उन्हें मौका दिया लेजेंडरी NBA प्लेयर्स चार्ल्स बर्कले, एमी जॉनसन और केनी स्मिथ के साथ काम करने का। Mammals Brando. Hey, I will break Mammals Brando's ankles if he came to the studio right now. Come on, Kenny. This was impressive right before the half. Yeah, take that, Brando. Okay. Take that, Brando. Okay. Take that, Brando. Get some of that. Stop that. And you too Jamal Crawford on. You too can learn that if you go to Kenny Smith's basketball camp. Oh, you got to do it here. Look at that form, Chuck. Kenny the Jet Smith. Get low. KennyTheJetSmith.com. Get low. Anybody can dribble one time. No, you can't do it. Cut it out. Go to KennyTheJetSmith.com and you can learn those. Come on, man. You gonna put a guy on TV who can able to dribble one time? You can't do it. Maybe outside. You can't do it. Maybe outside chance in the Hall of Fame. You can't dribble. He said outside chance. Outside chance. You got the final vote. I got outside. It's gonna come down to the wire. All right. बतौर NBA एनालिस्ट ऑन स्क्रीन काम करने के साथ साथ शैक ने अपने आप को संगीत व अभिनय की दुनिया से बेहद ही करीब से जोड़े रखा। 1990 में वो नजर आए थे फूस कैनेकिन्स के व्हाट्सएप डॉक में, जबकि 1993 में उन्होंने पहली बार अपना सोलो एल्बम शैक डीजल रिलीज किया। और बताया आपको कि शैक का ये पहला ही प्रयास प्लेटिनम स्टेटस तक पहुंच गया था। 1994 में रिलीज हुए शैक फू द रिटर्न ने शैक को गोल्ड सर्टिफिकेट रैप आर्टिस्ट साबित कर दिया। और फिर उनके तीसरे एल्बम यू कांट स्टॉप द रेन तो खुद शैक की रिकॉर्डिंग कंपनी के जरिए ही रिलीज किया गया। ये सब देखकर अच्छों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक बास्केटबॉल खिलाड़ी कैसे संगीत की दुनिया में भी धूम मचा सकता है। Can't stop it, block it, when I drop it. Anytime I go rhyme for rhyme on the topic. They ain't even fit to step in Shaq's arena. I look inside your mind and I see your shook demeanor. In your eyes, why are you surprised? No matter how you try, not fly as Eloquaz. The new edition, is this the end of your last night? In the daytime, you couldn't see me with a flashlight. I crash flights on sights of my enemy. I'm coming through and then I bomb your whole vicinity. Why the acting fake and jack, you're not a friend to me. I beat your card, you're not as hard as you pretend to be. Who wanna spark it with the chocolate? Macadamia, head clean to the cranium. You know the name, Shaq aim to maintain money on the brain. Can't stop the rain. इस तरह एक के बाद एक शैक ने बास्केटबॉल कोर्ट में अपनी मौजूदगी के साथ साथ संगीत की दुनिया में भी हलचल मचाए रखी। 1998 में इनका एल्बम रिस्पेक्ट रिलीज हुआ, जबकि 2001 में सुपर फ्रेंड्स शैक की बढ़ती लोकप्रियता ने इन्हें धीरे धीरे फिल्मों की दुनिया से भी जोड़ दिया। अब इस खिलाड़ी, संगीतकार, अभिनेता की जितनी भी तारीफ करें शायद कम होगी, क्योंकि इतनी सारी भूमिकाएं निभाने के बावजूद शैक ने अपनी पढ़ाई भी लगातार जारी रखी। इन्होंने 2 ग्रेजुएट डिग्री हासिल की और फिर 2005 में फ्लोरिडा से MBA पूरा करने के बाद 2012 में इन्होंने शिक्षा शास्त्र यानी एजुकेशन में डॉक्टरेट भी पूरा कर लिया। What motivated me to continue is, this is the field that I wanted to be in, organizational leadership. So as I was studying, the experts, the John C. Maxwell, the Hershey's and Blanchards, I realized that, some of the techniques that they apply were some of the techniques that I was already using, to become the great leader I was in sports. I realized that, especially when it comes to task and relationship, so, as I started reading it, I was like, wow, this is very, very interesting. So I had to put myself in little kid mode, like I was reading Gulliver's Travels. So like I have a crazy warped brain sometimes. So instead of saying, oh, Dr. Cobb called me, I got to read 80 pages, I would put myself in, okay, he did this, and I would make it fun. And it got to be very, very fun, quite enjoyable. When you cross into someone's field, one thing you must have is their respect. So, if I'm going to call myself a police officer, it's a must that I go through the same training that they go through. Gas masks, the tasing, the running, the yelling.
if I'm gonna call myself a doctor, must go through the same academics that each student went through. So I don't believe in anything honorary. तो श्रोताओं, अब आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि हर पल काम करते रहने का जज्बा शकील ओ'नील में किस हद तक मौजूद है और उनकी जिंदगी में नाम कमाते रहना ही शायद असली जीत है। इनके बारे में इतना कुछ जानने के बाद भाई मैं तो खुद कुछ न कुछ स्पेशल जरूर करना चाहूंगी, लेकिन आपको क्या सीख मिली हमारी इस पर्सनैलिटी से, वो आप पर ही डिपेंड करता है। फिलहाल हमारी ओर से शकील ओ'नील को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और साथ ही सलाम उनके लगातार काम करते रहने के इस जज्बे को। और साथियों, अब बात एक ऐसी महिला की जिसने बेखौफ होकर वो कदम उठाया जिससे भविष्य में अंतरिक्ष के क्षेत्र में महिलाओं के आगाज के रास्ते खुल सके। जी, हम बात कर रहे हैं विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री वेलेंटीना व्लादिमीरोवना टेरेस्कोवा की। सेवानिवृत्त सोवियत कॉस्मोनॉट वेलेंटीना अंतरिक्ष में जाने वाली पहली सिविलियन भी है। 16 जून 1963 ही वो ऐतिहासिक दिन था जब पुरुष प्रधान माने जाने वाली अंतरिक्ष यात्रा के क्षेत्र में पहली महिला ने प्रवेश किया था। इन्होंने अपनी यात्रा सोवियत यूनियन के वोस्टॉक 6 मिशन के तहत पूरी की थी और अंतरिक्ष में 3 दिनों के दौरान धरती के 48 चक्कर लगाए थे। ये संख्या उस समय तक किसी भी अंतरिक्ष यात्री द्वारा की गई परिक्रमाओं में सबसे ज्यादा थी। वैसे इससे भी बड़ी बात तो ये थी कि वेलेंटीना ने ये कारनामा अंतरिक्ष में शरीर पर पड़ते विपरीत प्रभावों के बावजूद पूरा किया था। पहली महिला अंतरिक्ष यात्री और सोवियत यूनियन की हीरोइन वेलेंटीना टेरेस्कोवा का जन्म आज ही के दिन 1937 में सेंट्रल रसिया में हुआ था। टेरेस्कोवा के पिता एक ट्रैक्टर ड्राइवर थे, जबकि उनकी मां एक टेक्सटाइल प्लांट में काम करती थी। टेरेस्कोवा ने अपनी स्कूलिंग 1945 यानी 8 वर्ष की उम्र से शुरू की, लेकिन 1953 में स्कूल छोड़कर इन्होंने बाकी की पढ़ाई कॉरेस्पॉन्डेंट कोर्सेज के जरिए पूरी की। काफी कम उम्र से ही टेरेस्कोवा की रुचि स्काई डाइविंग और पैराशूटिंग के प्रति जागृत होने लगी थी। इसी के चलते इन्होंने एक एयर क्लब में प्रशिक्षण लेना भी शुरू कर दिया था और फिर 22 साल की उम्र में इन्होंने अपने जीवन की पहली जंप लगाई थी। इसके साथ साथ टेरेस्कोवा टेक्सटाइल फैक्ट्री में बतौर इंजीनियर काम भी करती थी और स्काई डाइविंग में उनकी विशेषज्ञता ने ही अंतरिक्ष के लिए उनके दरवाजे खोल दिए। 1961 में इन्हें यंग कम्युनिस्ट लीग का सचिव चुना गया और बाद में इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन को ज्वाइन कर लिया। साथियों, यही वो साल भी था जब विश्व के पहले अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन ने सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यात्रा पूरी की थी और हम आगे आने वाले एपिसोड में आपको यूरी गागरिन के बारे में भी जरूर बताएंगे। और इसीलिए अब सोवियत यूनियन में किसी महिला को अंतरिक्ष में भेजे जाने की चर्चाएं जोर शोर पर थीं। इसी तरह 16 फरवरी 1962 को वेलेंटीना का चुनाव पहले फीमेल कॉस्मोनॉट ग्रुप के तहत किया गया। इस चुनाव प्रक्रिया में 400 से भी ज्यादा लोगों ने आवेदन किया था। चुनाव प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी और अब चुने गए लोगों को कड़े प्रशिक्षण से होकर गुजरना था। ये ऐसा प्रशिक्षण होता है जिसमें शरीर को इस लायक बनाया जाता है कि वो अंतरिक्ष के विपरीत प्रभाव को बर्दाश्त कर सके। ऐसा इसलिए सबसे जरूरी होता है दोस्तों, क्योंकि वहाँ गुरुत्व नहीं होता है। ऐसे में रक्त संचार व सभी दूसरी शारीरिक क्रियाओं को सही से बनाए रखने के लिए प्रशिक्षण बेहद जरूरी मानक होता है। इसे क्वालिफाई करने के बाद ही वो व्यक्ति अंतरिक्ष यात्री के तौर पर जाने के योग्य माना जाता है। वेलेंटीना ने इस दौरान बहुत सी वेटलेस फ्लाइट्स, आइसोलेशन टेस्ट, सेंट्रीफ्यूग टेस्ट, रॉकेट थ्योरी, स्पेसक्राफ्ट इंजीनियरिंग, करीब 120 पैराशूट जंप्स व जेट फाइटर पायलट ट्रेनिंग के साथ ये प्रशिक्षण पूरा किया गया और फिर इन्हें अंतरिक्ष में भेजे जाने की तैयारी शुरू हो गई। पहले
वैलेंटीना को वोस्टॉक 5 मिशन के तहत भेजा जाना था, लेकिन बाद में इसमें परिवर्तन किए गए और वोस्टॉक 5 के सफलतापूर्वक मिशन के बाद वोस्टॉक 6 के साथ 16 जून 1963 को टेरेस्कोवा ने अंतरिक्ष के लिए अपनी उड़ान भरी। करीब 2 घंटे चले काउंटडाउन के बाद ये अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला बन गई और मिशन के दौरान इन्हें नाम दिया चायका। और दोस्तों, ये नाम बाद में खोजे गए एक एस्टेरॉइड 1671 चायका को दे दिया गया। वैलेंटीना ने अपने मिशन के दौरान स्पेस फ्लाइट में महिलाओं के शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया और पृथ्वी की 48 परिक्रमाएं पूरी करने के बाद सही सलामत धरती पर अपने कदम रखे। When she launched into space, she gave hope to Soviet girls throughout the country that they too could rise through the Soviet system to greatness. Tereshkova spent 3 days in orbit, and for most of the time she flew in tandem with Valery Bykovsky in Vostok 5. The two cosmonauts stayed in radio contact with one another while they completed a series of biomedical and scientific experiments. After completing 48 orbits in a little over 70 hours, Tereshkova fell back to Earth on June 19, 1963. अंतरिक्ष में किसी महिला के जाने की सफलता के बाद हालांकि कुछ और ऐसी ही यात्राओं पर विचार तो किया गया, लेकिन फिर किसी कारणवश वो पूरी नहीं हो सकी और दूसरी महिला अंतरिक्ष यात्री को यहाँ तक आने में तकरीबन 19 साल लग गए। अंतरिक्ष में जाने वाली दूसरी महिला स्वेतलाना सेवित्स्काया भी रूस से ही थी। वैलेंटीना टेरेस्कोवा को अपनी इस सफल यात्रा के लिए बहुत से सम्मानों व पुरस्कारों से नवाजा गया और इन्होंने 1997 में रशियन एयरफोर्स से रिटायरमेंट लिया। सोवियत यूनियन में अपने राजनीतिक कार्यों के तहत टेरेस्कोवा को विदेश में सोवियत यूनियन के प्रतिनिधि के तौर पर पेश किया गया था। इसके अलावा 1966 में इन्हें वर्ल्ड पीस काउंसिल का सदस्य चुना गया और 1975 में इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर मेक्सिको शहर में आयोजित यूनाइटेड नेशन के कार्यक्रम में सोवियत यूनियन को रिप्रेजेंट किया था। वैलेंटीना को यूएसएसआर के सर्वोच्च पुरस्कार हीरो ऑफ द सोवियत यूनियन से भी नवाजा गया। साथ ही ऑर्डर ऑफ लेनिन, कार्ल मार्क्स ऑर्डर, यूएन गोल्ड मेडल ऑफ पीस, हीरो ऑफ लेबर ऑफ वियतनाम और हीरो ऑफ मंगोलिया जैसे सम्मान भी इन्हें प्रदान किए गए। आज समस्त विश्व को इस जैसी बेटी पर नाज है और इसीलिए वो सभी महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। हमारी पूरी टीम की ओर से होनहार व विश्व प्रतिष्ठित महिला वैलेंटीना टेरेस्कोवा को उनके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। और दोस्तों, अब बारी आती है आज के सवाल की। आपको सुनना है ये डायलॉग और सुन के बताना है कि ये आवाज किस अभिनेता की है। मेरा नाम है मेजर आई एम लाठी। तो मैं कह रहा था कि मैं कायदे प्लस कानून का सख्त आदमी, कायदे कानून तोड़ने वाले को कभी माफ नहीं करता, प्लस सख्त से सख्त सजा देता हूँ। जल्दी से सुनिए और बताइए हमें born2be remembered@gmail.com पर। साथ ही हमें फॉलो करिए facebook.com/born2be remembered पर। आपकी दोस्त बबीता आपसे फिर से मिलेगी। नमस्कार। मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता है अभिषेक लकड़ा, सह प्रस्तुतकर्ता कोपल ठाकुर, आलेख प्रियंका तिवारी, शोध एवं विकास अभिषेक शर्मा, कार्यकारी निर्माता जैनेन्द्र सिंह।